लालू प्रसाद से अपने बेटी राबड़ी देवी की शादी की और लालू प्रसाद कितना प्रसिद्ध हुए। अब आइए मैं आपको बताता हूं, ब्रह्मपुर गांव के एक जमींदार किसान चले थे, उनका नाम था डोमन ठाकुर। संपन्न थे, अपने पंडित हजाम के साथ, मुंशी मैनेजर के साथ कटरा प्रखंड के गंगिया गांव में आए थे। किसी लड़के को देखने जा रहे थे अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में। जब गांव के खेतों से खुरपैड़िया रास्ते से वो गुजर रहे थे, एक लड़के पर उनकी नजर गई और उन्होंने पूछा डोमन ठाकुर जी ने कि ये लड़का कौन है, इसका ललाट चमकता है, बहुत होनहार मालूम होता है। पंडित और हजाम पता किए कि गांव के एक साधारण परिवार का लड़का है और नाम है रामदयालु सिंह। जहां जा रहे थे वहां का प्रोग्राम छोड़ करके डोमन ठाकुर ने कहा कि इसी लड़के से मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। शादी हुई और रामदयालु बाबू की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया गया और पढ़ लिख करके वो मुजफ्फरपुर के मशहूर अधिवक्ता बने, लोकप्रिय अधिवक्ता बने। हम यहाँ जितने छात्र बैठे हुए हैं उन लोगों को गौर से सुनने के लिए कहेंगे कि पढ़ाई ही वो ऐसी चीज थी जिसकी वजह से रामदयालु बाबू प्रसिद्धि पाए थे सबसे पहले। और वो मुजफ्फरपुर जिला जो था उसमें शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, मुजफ्फरपुर चारों जिले थे। स्थिति ये हो गई कि जब कलकत्ता अधिवेशन में सबने क्या असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया गया तो मुजफ्फरपुर के रामदयालु बाबू पर ही दबाव पड़ा कि आप इसकी अगुवाई कीजिए। रामदयालु बाबू बहुत लोकप्रिय थे, वाकपटुता थी, उनकी कलम बहुत तेज थी, नामी वकील थे, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में उतने सक्रिय नहीं हुए थे। लेकिन यहाँ के लोगों के दबाव पर उन्होंने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। और जब नमक सत्याग्रह की बात आती है, सत्याग्रह की बात आती है, उस समय तो रामदयालु बाबू सर्वेसर्वा जिला में बन चुके थे। लोगों के सिर चढ़कर उनकी लोकप्रियता बोलती थी। और 7 अप्रैल 1930 को जब नमक सत्याग्रही मुजफ्फरपुर से शिवहर के लिए रवाना हुए तो उसका नेतृत्व रामदयालु बाबू कर रहे थे। जनकधारी बाबू की दादी ने सत्याग्रहियों को यहां से विदा किया था और शिवहर के रामगंज में भीड़ को तितर करने के लिए पुलिस लाठीचार्ज हुई थी, लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो ऐसा था रामदयालु बाबू का व्यक्तित्व और ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बदौलत ही संभव हो पाया था। अब आइए, उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि सफी दाऊदी जी, मौलाना सफी दाऊदी जब जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटे तो रामदयालु बाबू को जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और वो 1937 तक जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इस बीच में वे मुजफ्फरपुर नगर पालिका के वाइस चेयरमैन बने और चेयरमैन होते थे बिंदा बाबू, बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। रामदयालु बाबू साइकिल से शहर में घुमा करते थे कि बल्ब जो लैंप पोस्ट है वो जलाया गया कि नहीं समय पर, और सुबह में घूमते थे कि लैंप पोस्ट को ठीक से बुझाया गया कि नहीं। फिर आगे आइए, रामदयालु बाबू डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन बनते हैं और उन्होंने पूरे मुजफ्फरपुर जिला, फिर मैं को याद दिलाऊं कि शिवहर, सीतामढ़ी से वैशाली तक शिक्षण संस्थानों की स्थापना में, अस्पतालों की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान किया। गैर शासन प्रणाली आप लोग जानते होंगे, 1937 से पहले ही गैर शासन प्रणाली के तहत बिहार में सरकार बन गई थी और सर गणेश दत्त मंत्री होते थे। रामदयालु बाबू का व्यक्तित्व इतना अच्छा था, उनसे सर गणेश दत्त प्रभावी थे और सर गणेश दत्त के माध्यम से फंड की व्यवस्था सरकार भी मेहरबान होती थी। जगह जगह अस्पताल खोले जाते थे, जगह जगह स्कूल खोले जाते थे। उस समय दान में जमीन ली जाती थी, उसमें रामदयालु बाबू का बहुत बड़ा योगदान था। गंगिया हाई स्कूल, उसकी अगर चर्चा नहीं करे तो रामदयालु बाबू पर चर्चा अधूरी रह जाएगी। आप लोग अपने बड़े बुजुर्गों के माध्यम से उनको टटोलेंगे तो पता चलेगा कि शिक्षा के विकास में उत्तर बिहार में सिर्फ एक जिला के नहीं, दूर दूर से लोग गंगिया हाई स्कूल में आते थे और वहां पढ़ करके आगे बढ़े थे। अब आइए कि वो विधायक बनते हैं रामदयालु बाबू 1937 में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहली बार जब वो विधायक बन रहे थे, मुजफ्फरपुर जिले के टिकट वितरण में उन्हीं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और मुजफ्फरपुर में ही नहीं, क्योंकि वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सबसे विश्वास पात्र थे तो निर्णय राजेंद्र बाबू लेते थे, लेकिन
पूरे बिहार में कांग्रेस के टिकट वितरण में 1937 में रामदयालु बाबू भी एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। तो आपको आश्चर्य लगा कि क्या बात है, क्या वजह है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनको इतना मानते थे। तो कांग्रेस में 1920 के आसपास ही एक ऐसी धारा आ गई थी, सोशलिस्टों की धारा थी और एक धारा वामपंथियों की धारा थी। अहिंसक आंदोलन की बात होने लगी थी, जबकि गांधी अहिंसा की बात करते थे और उसमें से कुछ लोग हिंसा की भी बात करते थे। तो कांग्रेस आंतरिक चुनौतियों से जूझ रही थी। ऐसे समय में राजेंद्र प्रसाद को रामदयालु बाबू जैसे व्यक्तित्व का सहारा मिला, संबल मिला और गया अधिवेशन में, कांग्रेस के गया अधिवेशन में तो वो राजेंद्र बाबू ने सब कुछ रामदयालु बाबू पर ही छोड़ दिया था। और अब जब आप विधान मंडल के कार्यवाही को देखेंगे, पुस्तकालय को मिलाकर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि 1937 से जीवन पर्यंत 1944 तक, जब तक रामदयालु बाबू बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे, उन्होंने नैतिकता की मिसाल खड़ी की थी, जिस पर हम और आने वाली पीढ़ियां गर्व करती रहेंगी। और अब हम थोड़ा सा फिर लौटते हैं मुजफ्फरपुर में शिक्षण संस्थानों के मामले में। जब गांधी आए थे, गांधी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर स्त्री शिक्षा पर को बल दिया जा रहा था। रामदयालु बाबू उसमें अग्रणी थे। कहने के लिए तो 1944 में ही मर गए, लेकिन आरडीएस कॉलेज की स्थापना हो, एमबीडीएम कॉलेज की स्थापना हो, इन सब के लिए जो पृष्ठभूमि तैयार करनी थी, उसमें रामदयालु बाबू के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। और एक बात और आपको कहते चलिए, वो जनश्रुति है कि रामदयालु बाबू का कार्यकाल पूरा हो गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से रिटायर होकर घर चल रहे थे और उनको बात याद आई कि उनकी जेब में एक कलम है। वो लौटकर अपने चैम्बर में गए, कलम निकाल करके टेबल पर रख दिए कि ये कलम हम मेरी नहीं है, ये इस कुर्सी की कलम है। और आज जब आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को देखेंगे, जिला परिषद के अध्यक्ष को देखेंगे, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि जिला परिषद की परिसंपत्तियों को हड़पने के लिए, बेचने के लिए कैसी घिनौनी सौदेबाजी चल रही है। और एक रामदयालु बाबू थे, जाते जाते एक कलम भी छोड़ गए थे। तो बात हो रही थी मुजफ्फरपुर में शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए। 1900 आजादी से एक मिनट, ये श्री बाबू जब 60 वर्ष के हुए तो राज्य भर में जुबली समारोह आयोजित किए जा रहे थे और सबसे बड़ा अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ मुंगेर में। उसमें नेहरू जी भी आए थे और एक अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था, जिसके संपादक थे रामधारी सिंह दिनकर। वहां पर कांग्रेसियों ने प्रस्ताव रखा कि मुजफ्फरपुर में एक महाविद्यालय की स्थापना श्री बाबू के नाम पर हो, क्योंकि राज्य भर में श्री बाबू के नाम पर संस्थान स्थापित हो रहे थे। लेकिन डॉक्टर श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, मुजफ्फरपुर में अगर कोई शिक्षण संस्थान की स्थापना हो तो वो रामदयालु बाबू के नाम पर हो। यह निर्णय डॉक्टर श्री कृष्ण का था। और शैक्षणिक विकास की बात आती है तो मैं अंत में एक सभा की याद दिलाऊंगा आपको। 1924 में बीबी कॉलेजिएट हाई स्कूल में एक बहुत बड़ी सभा हुई थी। उस सभा का उद्देश्य था मुजफ्फरपुर में शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए, छात्रावासों के लिए धन संग्रह। उसमें रामदयालु बाबू के आह्वान पर एक शिक्षा कोष का गठन किया गया। उसमें काफी दानदाताओं ने दान दिया। उसी दान की राशि से एक हॉस्टल का निर्माण हुआ। एलएस कॉलेज के कैंपस में ही राम जानकी छात्रावास, जो गरीब छात्र जिनको एलएस कॉलेज के छात्रावासों में जगह नहीं मिल पाती थी, उन छात्रों को उसमें रहकर पढ़ने का मौका मिलता था। और आज उसी में आरपीडीएम कॉलेज है। तो हम आए हैं रामदयालु बाबू को याद करने के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर कहकर चले जाएं कि ये अरविंद छात्रावास फिर से खुलना चाहिए, क्योंकि रामदयालु बाबू तो गरीब छात्रों के लिए छात्रावास खोलने के पक्षधर थे, तो मैं खलनायक बन जाऊंगा। और खलनायक सिर्फ इसलिए नहीं बन जाऊंगा कि यहाँ के शिक्षक वृंद सोचेंगे कि विवेक जी हमको फंसा के जा रहे हैं। हॉस्टल खोलवाने का मतलब है कि झंझट मोल लेना, फिर अपराधियों से जूझना। इसके लिए जो हमारे छात्र हैं वो ज्यादा दोषी हैं। आज अगर प्रिंसिपल साहिबा उस हॉस्टल को खोलने का निर्णय लेती हैं तो हम और आप मुजफ्फरपुर शहर के मोहल्ले मोहल्ले से माफिया को लेकर के आएंगे, मैडम से कहेंगे कि 2 सीट विवेक त्रिवेदी के माध्यम से, 2 सीट संजय पंकज के माध्यम से। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी टीचर बदले के छत्ते में हाथ नहीं डालना चाहते हैं।
तो जब तक हम मुजफ्फरपुर में एलएस कॉलेज के छात्रावासों को नहीं खोलते हैं, जब तक हम आरडीएस कॉलेज के छात्रावासों को नहीं खोलते हैं, तब तक रामदयालु बाबू के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। और अंत में एक और बात कि मैडम प्राचार्य अमिता मैडम जो चला रही हैं, तो हम लोग आलोचना करें, लेकिन ये देखें कि इन विपरीत परिस्थितियों में ये महाविद्यालय को चला रही हैं, और जब ये नहीं रहेंगी किसी दिन और किसी बड़े पद पर हम चाहेंगे कि अपना होगी कि जाएं, तब हम और आप कहेंगे कि हाँ सब कुछ तो है, लेकिन अमिता मैडम वाली बात नहीं है। तो हम सबका दायित्व है, छात्रों का, शिक्षकों का, समाज सेवियों का, रामदयालु बाबू के सपनों का हम महाविद्यालय बनाएं, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद।